तुम अभी जो स्क्रीन देख रहे हो, जो थॉट्स तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं और ये पूरी यूनिवर्स, क्या ये सब एक ही इनविजिबल फोर्स से कनेक्टेड है? साइंस कहता है पूरी यूनिवर्स एनर्जी से बनी है। हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं हर जीव के अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। और आज जब मॉडर्न फिजिक्स, सबकॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन और रेकी जैसे कॉन्सेप्ट्स को डीपली स्टडी किया जा रहा है, तो एक शॉकिंग क्वेश्चन सामने आता है। क्या एंशियंट हिंदू विजडम को साइंस धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भगवान कोई इंसान जैसी एंटिटी नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है? हम अपनी डेली लाइफ में हर चीज को सॉलिड समझते हैं। ये टेबल सॉलिड लगता है, हमारा बॉडी सॉलिड लगता है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग रियलिटी एक्चुअली इतनी सॉलिड नहीं है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हमें एटम्स मिलते हैं। और अगर एटम के अंदर देखें तो वहां मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेशन में होते हैं। मतलब फंडामेंटली मैटर एक एनर्जेटिक एक्टिविटी है। आइंस्टाइन ने इस अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया था जब उन्होंने कहा E=mc²। यानी मास और एनर्जी अलग चीजें नहीं हैं, मैटर एक्चुअली एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है। सिंपल लैंग्वेज में, तुम्हारा बॉडी भी एनर्जी है, तुम्हारा ब्रेन भी एनर्जी पैटर्न्स क्रिएट करता है, और ये पूरी यूनिवर्स भी एनर्जी इंटरैक्शंस का नेटवर्क है। क्वांटम फिजिक्स ने इस मिस्ट्री को और डीप बना दिया। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी वेव्स की तरह। और सबसे शॉकिंग बात, ऑब्जर्वेशन के टाइम उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी वजह से कॉन्शियसनेस और रियलिटी के कनेक्शन पर आज भी रिसर्च चल रही है। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग कनेक्शन दिखता है। हजारों साल पहले, जब मॉडर्न साइंस एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तब हिंदू सेजेस मेडिटेशन और डीप सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। उपनिषद्स में एक स्टेटमेंट मिलता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। मतलब ये पूरा यूनिवर्स एक ही अल्टीमेट रियलिटी का एक्सप्रेशन है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब कोई ओल्ड मैन सिटिंग इन द स्काई नहीं है। ब्राह्मण का मीनिंग है एन इन्फिनिट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो हर जगह प्रेजेंट है, हर एटम में, हर लिविंग बीइंग में और हर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस में। हिंदू फिलॉसफी ये नहीं कहती कि सिर्फ फिजिकल एनर्जी ही गॉड है। वो कहती है कि एनर्जी के पीछे भी एक इंटेलिजेंस है, एक कॉन्शियसनेस है जो यूनिवर्स को ऑर्गेनाइज करती है। साइंस अभी मेनली हाउ को एक्सप्लेन करता है, स्पिरिचुअलिटी वाई को एक्सप्लोर करती है। अब सवाल आता है, अगर कॉन्शियसनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे थॉट्स का क्या रोल है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट कंट्रोल करता है। हमारी हैबिट्स, रिएक्शंस, फियर्स, बिलीव्स, बहुत कुछ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से ऑपरेट होता है। इसीलिए जब कोई इंसान बार बार नेगेटिव थिंकिंग करता है, तो उसका बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। और जब कोई ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करता है, तो ब्रेन में कामनेस और फोकस से रिलेटेड न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसी वजह से एथलीट्स विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, सक्सेसफुल पीपल एफर्मेशंस यूज करते हैं। मेडिटेशन पर भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिसमें स्ट्रेस रिडक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी ऑब्जर्व की गई है। ये मैजिक नहीं है, ये माइंड और बॉडी के डीप कनेक्शन का इफेक्ट है। इसी कनेक्शन को और डीपली अंडरस्टैंड करने की एक प्रैक्टिस है रेकी हीलिंग। रेकी का डेवलपमेंट मिकाओ उसुई ने जापान में किया था। रे का मीनिंग होता है यूनिवर्सल और की का मीनिंग होता है लाइफ एनर्जी। रे की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हर इंसान के बॉडी में एक नेचुरल लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। जब ये एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो इंसान इमोशनली काम और मेंटली क्लियर फील करता है। और जब स्ट्रेस, फियर या इमोशनल इम्बैलेंस बढ़ता है तो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। रेकी प्रैक्टिशनर्स अपने हैंड्स के थ्रू बॉडी को रिलैक्सेशन स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। आज भी जापान और दुनिया के कई कंट्रीज में रेकी को रिलैक्सेशन और इमोशनल वेलनेस के लिए यूज किया जाता है। कई लोग जो रेकी सेशंस एक्सपीरियंस करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं डीप पीस, बेटर स्लीप, रिड्यूस्ड एंग्जाइटी और इमोशनल लाइटनेस। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो रेकी का सबसे नोटिसेबल इफेक्ट डीप रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है। जब बॉडी डीपली रिलैक्स्ड होती है तो नर्वस सिस्टम काम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं और बॉडी रिकवरी मोड में शिफ्ट होती है। लेकिन एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। साइंस अभी तक रेकी के एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म को फुल्ली वेरीफाई नहीं कर पाई है। कुछ स्टडीज पॉजिटिव इमोशनल इफेक्ट्स दिखाती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट प्रूफ अभी लिमिटेड है।
इसीलिए रेकी को एक कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस प्रैक्टिस माना जाता है, जो इमोशनल कंफर्ट और रिलैक्सेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं। अब यहाँ सबसे पावरफुल रियलाइजेशन आती है। भगवद गीता में कृष्ण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट देते हैं, ममैवंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, चैप्टर 15 वर्स 7। मीनिंग, इस संसार के सभी जीव मेरे ही अंश हैं। अगर इस वर्स को डीपली समझें तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन सिर्फ फिजिकल बॉडीज हैं। वो कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक पार्ट एग्जिस्ट करता है। मतलब, तुम सिर्फ एटम्स का कलेक्शन नहीं हो, तुम सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक डीपर अवेयरनेस एग्जिस्ट करती है। और शायद इसीलिए जब इंसान मेडिटेशन करता है, डीप साइलेंस एक्सपीरियंस करता है या इंटेंस स्पिरिचुअल मोमेंट्स फील करता है, तो उसे एक कनेक्शन फील होता है जो नॉर्मल फिजिकल रियलिटी से बियॉन्ड लगता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी ऑपोजिट नहीं है, दोनों एक ही मिस्ट्री को अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस मैटर और एनर्जी को अंडरस्टैंड करता है, स्पिरिचुअलिटी कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करती है। और शायद ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप यही है, आउटर टेक्नोलॉजी के साथ इनर अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करना। क्योंकि अगर तुम सिर्फ बॉडी हो तो लाइफ लिमिटेड है, लेकिन अगर तुम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हो तो तुम्हारे अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि भगवान कहाँ है, शायद रियल क्वेश्चन ये है कि क्या हमने कभी अपने अंदर उस कॉन्शियसनेस को ट्रूली फील किया है। ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें वेट्टा माइंड एंशिएंट विजडम मॉडर्न सक्सेस।